हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हिंदी की क्लास में आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपका ट्यूटर गौरव आपकी फिर से हिंदी क्लास के जो होगी टॉपिक्स आपके शुरू किए थे उनको ही कंटिन्यू करेंगे हम। तो आपको पता है कौन कौन से टॉपिक्स हमने शुरू कर रखे हैं, कौन कौन से कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक आपको पता है कि हम इतिहासकारों के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से इतिहासकार जो हैं हमारे हिंदी के, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको 4 करवा दिए थे, जिसके अंदर गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, उसके बाद में ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, और चौथे नंबर पे जो आज हम करने जा रहे हैं वो कौन सा है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। क्यों बहुत बड़ा नाम है? क्योंकि ये कोई छोटे मोटे ऐसे नहीं थे इतिहास लिख दिया जिन्होंने कि बस नाम से ही फेमस थे। क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने अपने इतिहास के अंदर लिखी हैं, जब बताई हैं, उनके उन्होंने प्रमाणिक निष्कर्ष दिए थे, निचोड़ निकाला था, विवेचन भी किया है, विश्लेषण भी किया है। हर तरह से उन्होंने उस चीज़ के ऊपर क्या किया था, अपनी एक सूझबूझ दिखाई हुई है। तो उस वजह से उनका इतिहास जो ग्रंथ है वो सबसे ज़्यादा क्या है, सटीक माना गया है अगर हिंदी साहित्य को पढ़ना हो तो हमें उसके लिए। तो बात करते हैं ग्रंथ की। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो उन्होंने लिखा उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यह याद रखना कि रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ जो लिखा है उसका नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस नाम से आपको हिंदी के साहित्य के अंदर और भी कई ग्रंथ मिलेंगे, परंतु हिंदी साहित्य का इतिहास जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना गया वो शुक्ल जी का ही है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा कब? 1929 को। मतलब कि इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1929 को हुआ था। कहाँ से हुआ था, यानी कि उसके प्रकाशक कौन था, करवाने वाला जगह कौन सी थी, कहाँ से हुआ था, वो किस समिति के द्वारा हुआ था? तो ये काशी की एक सभा थी, नागरी प्रचारणी सभा। काशी की सभा है, नागरी प्रचारणी सभा, उसके द्वारा इसका क्या किया गया था, प्रकाशन करवाया गया था। कब? 1929 को। एक चीज़ नोट यहाँ पे कर लीजिएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल ने लिखा था वो स्टार्टिंग के अंदर ही क्या था, कोई ग्रंथ नहीं था, कोई पुस्तक नहीं थी। वो स्टार्टिंग के अंदर किस रूप में प्रकाशित हुआ था? शुरुआत में वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के अंदर प्रकाशित हुआ था। अब ये यहाँ पे कहाँ से आ गया हिंदी शब्द सागर? तो हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ था वो कहाँ से, किसके द्वारा लिखा गया था? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, श्याम सुंदर दास, इन तीनों के द्वारा मिलकर हिंदी शब्द सागर लिखा गया था। और ये कहाँ से लिखा जा रहा था? ये नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा ही लिखा जा रहा था, एक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर। क्लियर? अब आपको चीज़ें इसके साथ में इंक्लूड करके मैं जोड़ के बताता हूँ क्या थी। कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल ने लिखा था वो सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के अंदर लिखा गया था, कि भूमिका में लिखा गया है ये। मतलब जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो, उस बुक के अंदर आपको प्रस्तावना मिलेगी, इंट्रोडक्शन मिलेगी, ठीक है, तो वही प्रस्तावना भूमिका जो होती है उसकी जो भूमिका में लिखा गया था, ना कि एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में। स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में 1929 को ये प्रकाशित हुआ था। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपना ग्रंथ जो लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, वो सबसे पहले किस रूप में प्रकाशित हुआ था या कहाँ से हुआ था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। और हिंदी शब्द सागर को किसने मिला के लिखा था? इन तीनों ने, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा और श्याम सुंदर दास। ये क्वेश्चन शायद आपको ना आए, परंतु याद रखना कि रामचंद्र शुक्ल का नाम क्यों आता है, क्योंकि वो इससे जुड़े हुए हैं। क्लियर? आगे तथ्यों की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। एक एक तथ्य के ऊपर एक एक क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम का, और कोई भी क्वेश्चन इसमें से 100% मैं कह सकता हूं इन 4-5 तथ्यों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या है पहला तथ्य? देखिए, पहला तथ्य ये है कि जो शुक्ल ने अपना ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, क्वेश्चन ये आता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत कहाँ से होती है? वो सिद्धों की वाणियों से। इस ग्रंथ की जो शुरुआत थी वो सिद्धों की वाणियों से होती है। मतलब सिद्धों ने जो अपने उपदेश दिए थे, जो अपने उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए जो भी उपदेश दिए लोगों को, तो उसकी शुरुआत ही क्या है, ग्रंथ की शुरुआत मानी गई है। फिर दूसरा, इसके अंदर कितने कवि हैं? जैसे कि हमने पहले भी कवियों का जिक्र किया है, तो इसके अंदर 1000 कवि हैं लगभग। एग्जैक्ट संख्या इसमें 1000 कवि ही है। इसके अलावा ये पूछते हैं कि जो इसके अंदर इतिहास था, जो शुक्ल ने इतिहास लिखा है वो कितने वर्षों का इतिहास है?
तो वो 900 वर्षों का इतिहास है। टोटल इसके अंदर कितने वर्षों का इतिहास है? 900 वर्षों का, क्योंकि शुक्ल जी ने अपना ग्रंथ 1050 संवत से शुरू किया था, विक्रमी संवत से, और वो आदिकाल की यहाँ से शुरुआत मानते हैं, और 1850 के लगभग उन्होंने आधुनिक काल की शुरुआत मानी थी, और 1850 के बाद आके उन्होंने यहाँ तक लगभग क्या था कि पूरा का पूरा इतिहास समेट दिया था, आधुनिक काल और आदिकाल तक। तो आप मान लीजिए कि 50 और 50 यहाँ से लेकर दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा ये? 900 वर्ष लगभग। उनको जो ग्रंथ के अंदर इतिहास है वो कितने वर्षों का है? 900 वर्षों का इतिहास है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या है कि 900 वर्षों का जो इतिहास था उसको उन्होंने अपने इतिहास को या अपने ग्रंथ को कितने कालखंडों में बांटा था। अपने जो साहित्य लिखा था उन्होंने हिंदी का, उसके कितने कालखंड किए थे? तो उसके उन्होंने 4 कालखंडों में बांटा है, मतलब 4 अध्याय अलग अलग किए थे, 4 बड़े बड़े उन्होंने पार्ट्स किए हैं उसके, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। वो 4 कालखंड थे साहित्य के। क्लियर? जैसे कि मिश्र बंधुओं ने 8 किए हैं, ग्रियर्सन ने 12 किए हैं, तो उसी प्रकार इसके अंदर उन्होंने कितने कालखंड किए हैं? 4 कालखंड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट फिर रह जाता है इसके अंदर कि जो शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको लिखने का उन्होंने किसी ने सहयोग दिया था या नहीं दिया था? तो उनके एक सहयोगी थे केदारनाथ पाठक। ये उनके क्या थे? सहयोगी थे, जिन्होंने उनको इस ग्रंथ में लिखने में उनकी सहायता की थी। तो केदारनाथ पाठक उनके सहयोगी हैं, इस ग्रंथ को उन्होंने लिखने में सहायता की है। तो यहाँ तक हम इसके तथ्यों की बात करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य जो एक और है, जो विशेष तथ्य के रूप में जाना जाता है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी साहित्य के अंदर कोई ऐसा ग्रंथ बताइए जिसमें क्या है? सूक्ष्म व्यापक दृष्टि मिलती है, विकसित दृष्टिकोण भी है, स्पष्ट विवेचन विश्लेषण भी किया गया और प्रमाणिक निष्कर्ष मिलते हैं, तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर ये सभी चीज़ें समाहित हैं? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। क्लियर? हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर शुक्ल जी ने सबसे छोटे छोटे व्यापक दृष्टि, यानी कि उनकी गहराई, जो उनकी आंखों से देखी जो चीज़ें थी, उन्होंने उसका वर्णन किया। उनके फैले हुए धरातल, यानी कि उनकी गहराई थी पढ़ने लिखने की शुक्ल जी की, उनका विकसित दृष्टिकोण वहाँ पे दिखाई देता है कि उनको किस चीज़ की समझ और सूझबूझ थी। स्पष्ट विवेचन विश्लेषण, हर चीज़ जो उन्होंने उसके अंदर बताई है, कवियों के बारे में बताया है, तो बाकायदा उन्होंने उसको बताया है कि ये किस कालखंड के भीतर आता है और उसकी क्या विशेषता है, क्या उसने लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, कौन सी शैली को अपनाया है। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने उसकी चीज़ के ऊपर विवेचन और विश्लेषण किया है। और लास्ट के अंदर हर चीज़ जो उन्होंने बताई है तो उसका एक प्रमाणिक उन्होंने निष्कर्ष दिया है, निचोड़ निकाल के दिया है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ माना गया है। फिर लास्ट के अंदर हम बात करते हैं इसके अंदर कि जो रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने किन किन पुस्तकों का सहारा लिया था अपने इस ग्रंथ को लिखने के लिए। तो ये कुछ सहायक पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने। 4 सहायक पुस्तकें हैं, जिसमें कि सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद, जो कि मिश्र बंधु की लिखी हुई थी, जिसमें मिश्र बंधु आते हैं 3, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, उनके द्वारा लिखा हुआ मिश्र बंधु विनोद, उससे उन्होंने सहारा लिया था। इसके बीच में मैंने आपको एक कोटेशन भी लिखवाई थी, परिभाषा लिखवाई थी कि जो शुक्ल जी ने दी थी मिश्र बंधु विनोद के बारे में। उन्होंने कहा था कि कवियों के परिचयात्मक विवरण प्राय मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। मतलब कि शुक्ल जी कहते हैं कि जब मैंने कवियों के बारे में कुछ भी डिटेल लिखी है, कहीं से उठाया है कुछ भी, तो वो मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया था। तो मैं मतलब कहने का कि उनकी सहयोगी पुस्तक या सहायता करने वाली पुस्तक कौन सी है? मिश्र बंधु विनोद पहली है। दूसरी हिंदी गोविंद रत्नमाला, जो कि श्याम सुंदर दास की लिखी हुई। तीसरी कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी की। और चौथी है ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की। तो ये 4 पुस्तकों का सहारा लिया था उन्होंने अपने ग्रंथ को लिखने में। तो लगभग आपको इसके अंदर और कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आप स्क्रीनशॉट करके या इसको एक एक पॉइंट करके नोट कर सकते हो। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसके बाद में किस किस ने कौन कौन सा लिखा है इसके बाद में नेक्स्ट राइटर आएंगे हमारे राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा का भी काफ़ी बड़ा नाम है, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अपूर्व योगदान दिया था। जी नेक्स्ट है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक
इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इनका लिखा हुआ ग्रंथ है जो कि 1938 ईस्वी में लिखा गया था। क्लियर। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है 1938 ईस्वी में। इसको सबसे पहले याद करना है हमें। किस प्रकार से याद करना है कि कई बार नाम भूल जाते हैं कि रामकुमार वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो रामकुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। अब कैसे याद रहेगा हमें कि आप लोगों ने मेरे ख्याल से लॉकडाउन के अंदर सभी ने रामायण तो जरूर देखी होगी, तो उसी के बिहाफ एक ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने की कि राम के क्या थे, कुमार थे 2। आपको याद होगा कि राम के 2 कुमार थे, मतलब 2 पुत्र थे उनके। कौन कौन से? एक था लव और एक था कुश, याद होगा आपको। तो राम के 2 कुमार थे, एक लव और कुश। वो हमेशा उनकी क्या करते थे, आलोचना करते थे। आपने लव कुश वाला पार्ट देखा होगा, उसके अंदर उन्होंने दिखाया होगा कि वो राम की आलोचना करते हैं कि उन्होंने सीता को वनवास दे दिया, जब तक उन्हें पता नहीं था कि वो उनके पिताजी हैं तब तक। ठीक है, तो आपको याद रखना है रामकुमार ने कौन सा लिखा, आलोचनात्मक इतिहास। आपको 100% ये याद रहेगा एग्जाम के अंदर, कभी नहीं भूलोगे, मेरे ख्याल से जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको ऐसी कभी नहीं सोचा होगा कि सर ऐसी भी चीज़ें याद हो सकती हैं हमें, तो वो भी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा है। इसके अंदर इन्होंने 693 से लेके 1693 ईस्वी तक का ही इतिहास लिखा है। इसके अंदर कितने वर्षों तक का इतिहास है? इसमें 693 से लेके 1693 ईस्वी तक का इतिहास है। मतलब क्या हुआ, 693 ईस्वी का कौन सा समय आता है? एक मैंने आपको भाषा का स्ट्रक्चर समझाया होगा कि भाषा की शुरुआत कैसे होती है। तो भाषाओं की शुरुआत के अंदर मैं मानूं तो एक आपका अपभ्रंश भाषा का दौर आएगा, जहाँ पे आपको पूछेंगे कि अपभ्रंश भाषा का समय क्या है। तो वो समय आता है 500 से लेके 1000 AD तक। क्लियर, यानी कि ईस्वी। अपभ्रंश भाषा का जो समय था वो था 500 से लेके 1000 ईस्वी। इससे पहले जो भाषा चल रही थी वो थी प्राकृत, इससे पहले चल रही थी पाली, और इससे पहले कौन सी थी, संस्कृत। अपभ्रंश भाषा के बाद में आई थी हमारे पास में खड़ी बोली, और खड़ी बोली से ही धीरे धीरे हमारी हिंदी का विकास हुआ है। तो ये हमारा भाषा का स्ट्रक्चर है। मैं ये समझा क्यों रहा हूँ यहाँ पे, इसी के अंदर क्या था कि रामकुमार वर्मा ने जब अपना ग्रंथ की शुरुआत की तो उन्होंने 693 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी। क्यों मानी? 693 ईस्वी में उन्होंने अपभ्रंश भाषा के कवि थे, कौन से, स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा के कवि थे स्वयंभू। उन्होंने इसको हिंदी का पहला कवि माना था, हिंदी का पहला कवि। कहने का मतलब क्या है कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना, स्वयंभू को। क्यों माना? क्योंकि उन्होंने अपभ्रंश भाषा को हिंदी के अंदर ही समाहित कर दिया था। वो रामकुमार वर्मा मानते थे कि हिंदी भाषा जो है वो अपभ्रंश भाषा की ही क्या है, नकल की हुई है, उसी की चीज़ पे, उसी के आधार पे गढ़ी हुई है। तो उन्होंने 693 ईस्वी में स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मान के और अपने ग्रंथ की शुरुआत भी किससे मान दी, 693 ईस्वी से ही उन्होंने आदिकाल की, यानी कि उन्होंने अपने ग्रंथ की शुरुआत कर दी। और अब बात करते हैं जो कि अपने काल विभाजन की। तो काल विभाजन हम 1000 से मानते हैं, 1000 से लेके 1300, 1300 से लेके हम मान लेते हैं 1700, 1700 से 1900, और 1900 से लेकर आगे जो अब तक का समय है वो वाला। कुल मिला के हमने ऐसे करके कुछ माना हुआ है जो कि समय अनुसार काल विभाजन माना गया, परंतु ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए 1050 से हम आदिकाल की शुरुआत मानते हैं। ये आदिकाल था, ये भक्ति काल है, ये रीति काल है, और ये आधुनिक काल है। इसका इससे क्या लेना देना है कि इन्होंने 693 से माना। तो 693 का समय कौन सा हुआ, अपभ्रंश भाषा का समय। और अपभ्रंश भाषा के कवि कौन से हैं, स्वयंभू। क्लियर, ये आपको 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अपभ्रंश भाषा के कवि थे स्वयंभू, उसको उन्होंने हिंदी का पहला कवि माना और अपभ्रंश भाषा से ही उन्होंने अपने ग्रंथ की शुरुआत कर दी। कब तक शुरुआत मानी उन्होंने, कब तक इस ग्रंथ को उन्होंने दिखाया इतिहास, 1693 ईस्वी तक। 1693 कहाँ पे बन रहा है, इसके अंदर देखिए 1700 तक, इसके मध्य में यहाँ तक 1693 यहाँ पे आएगा। मतलब इसके अंदर 2 ही पार्ट थे, कौन से, आदिकाल और भक्ति काल। इसके अंदर 2 वाले भाग नहीं थे।
तो ये इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आदिकाल और भक्ति काल का ही क्या मिलता है, हमें साहित्य मिलता है। अब ये चीज़ पता लगी होगी, क्यों पता लगी, क्योंकि इसमें आदिकाल से पहले वाला जो समय था, मतलब अपभ्रंश भाषा का समय, वो भी इसके अंदर दिया गया, और भक्ति काल का समय यानी कि 1693 तक उन्होंने इसकी शुरुआत मानी है, इतना इतिहास इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें आदिकाल और भक्ति काल का ही साहित्य मिलता है, इसके अलावा और कोई साहित्य नहीं मिलता। इस वजह से इसे कौन सी रचना माना गया, अधूरी रचना या अधूरा इतिहास इसे माना गया है। इसे क्या माना गया, अधूरा इतिहास माना गया है। आपको क्लियर हो रही होंगी बातें शायद, अधूरी रचना या अधूरा इतिहास माना गया इसे। अब देखिए यहाँ पे क्या किया कि जब इन्होंने आदिकाल का जो समय इन्होंने बांटा 693 ईस्वी किया, तो 693 ईस्वी का जो समय था इसको इन्होंने दो समय बनाए। दो समय कैसे बनाए, यहाँ पे इन्होंने दो समय किए थे, एक 693 से लेकर, मैं यहीं पे कलेक्ट कर रहा हूँ, 693 से लेकर 1000 और 1000 से लेके आगे 1300। क्लियर। तो जो 693 से लेके 1000 का समय था, इसको इन्होंने क्या नाम दिया था, संधि काल। इसको इन्होंने क्या नाम दिया, संधि काल। मतलब कि आदिकाल की शुरुआत कहाँ से होती है, 1000 ईस्वी से शुरू होती है, परंतु 1000 ईस्वी से जो पहले का समय है, 1000 ईस्वी से पहले का जो समय था, मतलब अपभ्रंश भाषा का जो समय था, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, संधि काल। और जो आदिकाल का समय था, उसे क्या नाम दिया इन्होंने, चारण काल। तो कहने का मतलब क्या था कि आदिकाल को रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया था, संधि काल और चारण काल नाम दिया था। कई बार आपको संधि काल मिलता है, कई बार आपको चारण काल नाम मिलता है। एग्जाम के अंदर दोनों ऑप्शन भी इकट्ठी दे सकते हैं, तो ध्यान रखना कि आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम किसका दिया हुआ है, रामकुमार वर्मा का दिया हुआ। और संधि काल कौन सा है, अपभ्रंश भाषा वाला, और चारण काल आदिकाल वाला। क्लियर। ये आपको यहाँ तक आपको याद रखना है। इसके आगे बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये भी। अब जैसे भक्ति काल आ जाता है, तो भक्ति काल के अंदर रामकुमार वर्मा ने क्या किया, भक्ति काल की दो शाखाएं थी, वो आपको पता होंगी, कौन सी थी, एक तो थी निर्गुण और एक है सगुण। कई लोग सरगुण बोलते हैं, सरगुण नहीं है भाई, वो कुछ भी नहीं होता सरगुण, सिर्फ निर्गुण और सगुण दो शाखाएं थी भक्ति काल की। तो रामकुमार वर्मा ने इन दोनों को दो दो नाम और दिए थे। कौन कौन से नाम दिए थे, निर्गुण को इन्होंने दिया था संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य और सूफी काव्य दो पार्ट की निर्गुण के, एक संत वाला और एक सूफी वाला। और सगुण के भी दो किए, एक राम काव्य और एक कृष्ण काव्य। तो ये दो पार्ट क्या थे, इन्होंने भक्ति काल के किए थे अलग अलग। भक्ति काल पहले दो भागों में बटा हुआ था, एक तो निर्गुण भक्ति थी, जो कि निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले लोग थे, वो निर्गुण में आए। जिन्होंने राम की और कृष्ण की उपासना की वो सगुण कहलाए। तो निर्गुण के अंदर दो भाग किए गए, संत काव्य और सूफी काव्य ये किए। ये नाम जो दिया था, यानी कि निर्गुण को संत काव्य सूफी काव्य नाम दिया था रामकुमार वर्मा ने, और सगुण को राम काव्य कृष्ण काव्य नाम भी रामकुमार वर्मा ने ही दिया हुआ है। परंतु 1938 में लिखा गया है ये ग्रंथ, ये याद रखिएगा, 1938 ईस्वी में है। इससे पहले 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है अपना ग्रंथ। ये मैंने अभी आपको ऊपर बता के हटा हूँ कि 1929 में रामचंद्र शुक्ल ने अपना ग्रंथ लिखा था। तो उन्होंने भी जब भक्ति काल का जो समय था उसको भी दो दो भागों में बांटा था। मतलब कि क्या है कि पहले भक्ति काल जो दो भागों में बटा हुआ था, निर्गुण में और सगुण में, रामचंद्र शुक्ल ने रामकुमार वर्मा से पहले संत काव्य को नाम दिया था ज्ञानाश्रयी। मैं आपको ये टॉपिक अभी करवाना नहीं चाहता था, फिर भी चलो बीच में आ गया। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी नाम दिया था संत काव्य को। संत काव्य को नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, हम क्योंकि ये ग्रंथ पहले लिखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण में एक नाम दिया ज्ञानाश्रयी और एक दिया था प्रेमाश्रयी। ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर रामाश्रयी और इसके अंदर कृष्णाश्रयी।
ये दोनों नाम जो दिए गए थे ये आचार्य शुक्ल के द्वारा दिए गए थे। शुक्ल ने अपना ग्रंथ लिखा था 1929 में। तब उन्होंने निर्गुण को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी नाम दिया और सगुण को रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी नाम दिया। उसके तदुपरांत बाद में रामकुमार वर्मा आते हैं। जब उन्होंने अपना अधूरा ग्रंथ लिखा ये वाला, तो उसके अंदर उन्होंने ज्ञानाश्रयी को क्या नाम दे दिया, संत काव्य, प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य, रामाश्रयी को राम काव्य और कृष्णाश्रयी को कृष्ण काव्य नाम जो दिया था वो रामकुमार वर्मा के दिए हुए। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसके अंदर कोई और ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। ज़्यादातर चीज़ें जो आती एग्जाम के अंदर, एक तो समय पूछेंगे 693 से लेकर 1693 तक का है। पहला कवि किसको माना, स्वयंभू का। किस भाषा के कवि हैं वो अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। कौन से दो साहित्य की भाषा काल की दो हमें बात की गई है, एक आदिकाल और भक्ति काल के बारे में बात की गई है इसके अंदर। और आदिकाल को कौन सा नाम दिया गया था, चारण काल और संधि काल, ये इसके अंदर पूछा जाता है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वही एग्जाम के अंदर आती हैं। अब नेक्स्ट हमारे आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि जितने कि शुक्ल जी इम्पोर्टेंट है उतने ही हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आचार्य शुक्ल के जितने ही इम्पोर्टेंट हैं। क्यों हैं भाई, क्योंकि ये जो थे वो रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने गए हैं। मैं पहला पॉइंट सबसे पहले बता रहा हूँ, रामचंद्र, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक, सबसे बड़े आलोचक कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब कि रामचंद्र शुक्ल जो कह देते थे कि ये बात सही है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको क्या थे, नकार देते थे, उसकी आलोचना करते थे कि नहीं ये बात सही नहीं है, इसके पीछे मैं लॉजिक देता हूँ कि क्या चीज़ सही है और क्या नहीं है। तो उन्होंने सबसे बड़े आलोचना करने वाले वो कौन रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। किसके, ये नाम याद रखना, रामचंद्र शुक्ल के हैं ये। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं। तो इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे अपने। कौन कौन से लिखे हैं, सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, पहला लिखा था इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी के अंदर। नंबर 2 पे हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी। और नंबर 3 पे हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने 3 ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, नंबर 2 पे हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 में, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। ये 3 इनके ग्रंथ लिखे हुए हैं। कई बार तीनों ही पूछ लेते हैं, कई बार तीनों का क्रम पूछ लेते हैं कि इनका क्रम बताइए कि किस क्रम में आएंगे तीनों। तो पहले आती है भूमिका, फिर है विकास और तीसरा है आदिकाल। ये 3 क्रम हैं इसके, तीनों के तीनों सीक्वेंस में पूछ लेते हैं। तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। देखो याद करने का बहुत तरीके हैं, मेरे ख्याल से आपको याद भी हो सकते हैं, परंतु एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ आपको याद करने की। देखो कि मैं ये कह दूँ कि मैं हर चीज़ की आपको ट्रिक दे दूँगा, वो भी नहीं पॉसिबिलिटी होती, और आप हर चीज़ के अंदर शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते हो। और मेरा मानना ये है कि अगर आप शॉर्टकट चलोगे तो कभी सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे, क्योंकि शॉर्टकट चलने वाला हमेशा क्या है, अधर में अटक जाता है। तो शॉर्टकट हर चीज़ के लिए नहीं होते हैं, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए शॉर्टकट हो सकते हैं हमारे पास, तो उसी के लिए कि शॉर्टकट हम अपना सकते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना ग्रंथ लिखा, 3 ग्रंथ लिखे।
मान लीजिए आप एक क्या हो, राइटर हो। मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक दे रहा हूँ। मान लीजिए आप एक राइटर हो, मान लीजिए आप हजारी प्रसाद द्विवेदी हो। तो आपने क्या किया, आप अपना ग्रंथ लिखना शुरू किया आपने। मतलब कि क्या है कि जैसे मेरे पास एक बुक है, मैं अब ये बुक लिख रहा हूँ। तो बुक लिखने के लिए मैंने क्या किया कि इस बुक को लिखने के लिए सबसे पहले मेरे मन में क्या आएगा, या आपके मन में क्या आएगा, आप अगर बुक भी पढ़ते हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बुक में क्या पढ़ने को मिलेगा आपको, उसकी भूमिका। मतलब कोई भी बुक के अंदर सबसे पहले क्या होती है, उसकी भूमिका होती है, प्रस्तावना होती है। अब आपने उस बुक में भूमिका लिख ली है, अब आप एक राइटर होने के नाते फिर आपके मन में क्या आया कि अब मुझे इस पुस्तक का, इस किताब का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। विकास के बारे में सोचोगे ना, उसकी डेवलपमेंट के बारे में कि आगे कैसे कैसे वो धीरे धीरे आगे आगे बढ़े। तो अब आपने किया अब उसका किया आपने विकास। भूमिका लिख चुके हो, विकास के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने उसके विकास के बारे में सोचा, तो विकास का जब सोचा तो आपके मन में क्या आया कि अब मैं कोई ऐसा टॉपिक उठाऊं जो कि वो मेरा पहला टॉपिक हो। तो आपने पहला टॉपिक अपना कौन सा उठाया उसके अंदर, आदिकाल। तो पहला टॉपिक कौन सा है आपका, आदिकाल। मतलब कि तीनों सीक्वेंस में आ गई, याद हो गया आपको। पहले क्या होती, भूमिका, फिर विकास और फिर आदिकाल। ये तीन क्या है, उनके ग्रंथ के नाम हैं। अब नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं हम। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, तो तथ्यों के अंदर लिख लीजिएगा कि इसके अंदर और क्या क्या तथ्य हैं। पहला तथ्य आप वो भी लिख सकते हो कि रामचंद्र शुक्ल के ये सबसे बड़े आलोचक माने गए हैं। इसके अलावा अब्दुल रहमान को, जो कि समय देते हैं 13वीं शताब्दी, अब्दुल रहमान का 13वीं शताब्दी का समय माना गया है। अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का क्या माना, पहला कवि माना। और इसके साथ में ही उन्होंने आदिकाल के बारे में एक संज्ञा दी थी कि जब उन्होंने अपना ग्रंथ जो अपना शुरू किया था, जैसे आदिकाल लिखा है, तो आदिकाल के बारे में उन्होंने कहा था कि यह अत्यंत विरोधों एवं व्याघातों का युग है। क्या है, आदिकाल को लेकर कहा था कि आदिकाल अत्यंत विरोधों एवं व्याघातों का युग है। व्याघात होता है प्रहार करना, प्रहार करने को बोलते हैं व्याघात। तो इसके ऊपर उन्होंने कोटेशन, ये परिभाषा दी थी आदिकाल के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी तक आपको नामकरण के बारे में नहीं आया है, फिर भी आपको बता देता हूँ। चलो वो हम बाद में ही बात करेंगे, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इनकी डिटेल में आपको इतना कुछ ही आता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ तक हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इसके बाद में हमारे जो अन्य इतिहास रह जाएंगे, अन्य इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं और कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इसके बारे में हमारा उसी के ऊपर है। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिए कि जो अन्य इतिहास ग्रंथ हैं, जो कि हमने डिटेल नहीं करें इनके बारे में, सिर्फ आपको नाम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि कौन से ग्रंथ का क्या नाम था, किसके राइटर कौन से थे। कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, कोई किसी का समय नहीं पूछते हैं, क्योंकि मास्टर कैडर का जो एग्ज़ाम है हमारा, उसके अंदर ज़्यादा गहराई वाले क्वेश्चंस नहीं है। अगर इसी के कंपैरेटिवली मैं अगर आपको नेट की बताऊं, तो नेट में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इनके अंदर से पूछी जाती हैं। यहाँ पे आपको उतना कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इनके आपको नाम याद करने हैं कि किसका कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है। तो वही अन्य इतिहास ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। बहुत बड़े इतिहासकार हैं ये भी, साहित्यकारों के रूप में, इतिहासकार के रूप में इनका नाम विख्यात रहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कौन सा लिखा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्लियर, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का लिखा हुआ है। दूसरा डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इन्होंने, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको ऐसे नाम मिलेंगे जो कि रिपीट भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र का है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनका खुद का लिखा हुआ नहीं था, ये सिर्फ इनका संपादित ग्रंथ था। संपादित ग्रंथ कहने का मतलब क्या है, राइटर कोई और था, इन्होंने सिर्फ उसका संपादन किया था, संपादन करवा के उसको प्रकाशित करवाया था, और कुछ नहीं था। इनका खुद का जो मौलिक ग्रंथ है, तो ये अगर पूछ लें
कि डॉक्टर नगेंद्र का मौलिक ग्रंथ कौन सा है, तो वो था रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य यानी कि रीति काल का जो काव्य था उसके ऊपर इन्होंने अपना लिखा था एक ग्रंथ, रीति काव्य की भूमिका, जो इनका मौलिक होता है खुद का लिखा हुआ मौलिक रचना, तो इनकी मौलिक रचना है रीति काव्य की भूमिका। इसके उपरांत है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इतिहास ग्रंथ है, एग्जाम के अंदर बहुत आता है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट ही आपको करवाऊंगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो आपको किताबों में बहुत भरा हुआ मिल जाएगा, परंतु जो एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का इतिहास दर्शन लिखा हुआ है। आगे डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनका लिखा हुआ था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा हिंदी साहित्य का अतीत। इसके दो भाग हैं, क्लियर, ये दो भागों में बटा हुआ है। प्रभुदयाल मित्तल ने लिखा था चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। इसके बाद में परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा उत्तरी भारत की संत परंपरा। और इसके बाद पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है पंडित राम नरेश त्रिपाठी का लिखा हुआ है कविता कौमुदी, जिसका का अभी मैंने जिक्र करके हटा था पहले कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने की जो कविता कौमुदी लिखा हुआ है उसका जो सहयोग या उसको सहायक पुस्तक के रूप में किसने माना था, रामचंद्र शुक्ल ने इसकी सहायता ली थी कविता कौमुदी की। ये भी दो भागों में बटा हुआ है। इसके अलावा पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने अपना एक और ग्रंथ भी लिखा था हिंदी का संक्षिप्त इतिहास। और इसके बाद में 9वें नंबर पे आते हैं मोतीलाल मेनारिया, जिन्होंने हिंदी साहित्य की रूपरेखा लिखा है, ये इनके इतिहास ग्रंथ हैं। इसके अलावा भी हैं परंतु इनके ऊपर हमें चर्चा करनी है अभी कि ये कौन कौन से हैं, तो सिर्फ इनके नाम याद करने हैं आपको और कुछ नहीं करना है। तो देखिए मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स देता हूँ इसके पीछे कि आपको याद कैसे करनी है। मैंने वही कहा है कि हर चीज़ का ट्रिक नहीं मिलेगा, जिसका पॉसिबल हो सकेगा, पॉसिबिलिटी जिसकी रहेगी उसको हम जरूर करेंगे। तो पहले आते हैं गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति चंद्रगुप्त कौन सा लिखा, वैज्ञानिक इतिहास। अब चंद्र से आपको क्या निकालना है, चांद, ठीक है, मतलब चंद्रमा। चंद्रमा पे कौन जाते हैं, वैज्ञानिक लोग ही जाते हैं, ये आपको पता होगा सबको। तो आपको याद हो जाएगा कि गणपति जी कहाँ पे रहते हैं, चांद के आसपास रहते हैं, और चंद्रमा पे कौन जाते हैं गुप्त तरीके से, वैज्ञानिक लोग जाते हैं। तो आपको ये अपना याद हो जाएगा, वैज्ञानिक इतिहास लिखा हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र के लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ जिनका मौलिक ज़्यादातर पूछा जाता है, रीति काव्य की भूमिका। तो डॉक्टर साहब के पास क्या थे, रीति काव्य की भूमिका लिखा है इन्होंने, जो उनका मौलिक ग्रंथ है। आपको इतना ज़्यादा इसके अंदर से नहीं क्वेश्चन आता है, फिर भी पूछते हैं तो दो चीज़ें ध्यान रखना, एक मौलिक और एक संपादित है। इसके बाद में नलिन विलोचन शर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता भी है। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, इनका लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। मान लीजिए आपको किसी के दर्शन करने हैं, तो आप दर्शन कैसे करते हो, आँखों से करोगे ना। तो यहाँ पे एक नाम है लोचन, लोचन का मतलब होता है आँख, मतलब कि नलिन विलोचन शर्मा ने कौन सा लिखा, इतिहास दर्शन। दर्शन करने हैं तो लोचनों से होंगे, मतलब आपको छोटी सी ट्रिक ढूंढनी है एग्जाम के अंदर, कुछ नहीं आएगा। एग्जाम के अंदर सीधा दिया गया होगा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन होंगी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, नगेंद्र, नलिन विलोचन शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। लोचन मिला आपको, साथ के साथ टिक हुआ, दर्शन के साथ में मैच हुआ, क्वेश्चन टिक, बस, और कुछ नहीं करना है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का लिखा हुआ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अब आपको ये भी बहुत ईजी याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये भी। राम स्वरूप, राम पता है श्री राम को कहा जाता है, उनका स्वरूप बदल गया था, उनका एक रूप बदला था, उनका रूप चेंज हो गया था। क्यों चेंज हो गया था कि जब उनको सीता छोड़ के चली गई थी, जब उनको सीता जो थी, जो रावण उनको हर के ले गया था, तो उनको क्या थी, उनकी वेदना हुई थी, मतलब उनको पीड़ा हुई थी। तो स से सीता, व से वेदना, ठीक है, संवेदना। राम का स्वरूप बदला था, संवेदना, उनकी सीता की वेदना के कारण, तो संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी का लिखा हुआ है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है, 2 भागों में बंटा हुआ है ये। तो अगर हमें अपने विषय को जानना है, ठीक है, मान लीजिए आपको विषय की गहराई को जानना है कि विषय कैसे बना कैसे नहीं बना, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, उसको अतीत में झांकने जाना पड़ेगा कि अतीत पहले क्या था। उसके अतीत को जानेंगे तभी विषय को जान पाएंगे हम। तो विश्वनाथ ने अतीत लिखा, प्रभुदयाल मित्तल ने चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य लिखा,
आपने हिंदी साहित्य के अंदर एक नाम आएगा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो कि गौड़ीय संप्रदाय में थे, कृष्ण भक्ति के कवि थे बहुत बड़े। तो चैतन्य से चैतन्य और महाप्रभु से प्रभु, बहुत दयालु थे। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बहुत दयालु थे, तो चैतन्य महाप्रभु याद हो जाएगा। परशुराम चतुर्वेदी का लिखा हुआ उत्तरी भारत की संत परंपरा। परशुराम को आपने सबने देखा होगा, हाथ में एक गंडासा से लेके फिरते रहते हैं संतों की तरह। संत नहीं थे, गंडासा से लेके फिरते थे, बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, परंतु थे संतों की वेशभूषा के। तो संत परशुराम क्या थे? एक संत थे। क्लियर, ये भी याद हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी लिखा था और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा है। दो हैं इनके, राम हो गए, नरेश होता है राजा कोई, नरेश बोलते हैं राजा को। तो राम जो थे वो छोटे थे, मतलब संक्षिप्त थे, संक्षिप्त का मतलब छोटा। जब वो छोटे थे तो वो उन्होंने क्या था कि एक राजा ने अपनी कविता नाम की कौमुदी, यानी कि एक लड़की का क्या था, उनसे विवाह करवा दिया था। ठीक है, आपको ये भी याद हो सकता है कि राम छोटी उम्र के अंदर ही राजा बन गए थे और कविता नाम की कौमुदी ने उनसे क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। जैसे मर्जी ट्रिक को आप मॉडिफाई कर सकते हो याद करने के लिए। और ये क्या है? मोतीलाल मिनारिया का लिखा हुआ हिंदी साहित्य की रूपरेखा। आपको पता होगा लड़कियां मोतियां बहुत पहनती हैं, लड़के तो नहीं पहनते। चलो, जब आप मोती पहनते हो तो आप क्या है, अपनी शर्म के अनुसार लाल हो जाते हो, है ना। तो क्या है कि जब मोती पहनते हैं तो उनसे, जैसे कि गले में लड़कियां जब शादी के दौरान कोई माला वगैरह पहनती हैं तो उनकी शोभा अलग बढ़ जाती है, तो उनकी क्या है, रूपरेखा चेंज हो जाती है। उनकी रूप की क्या है, रूप बदल जाता है, उनकी रेखा चेंज होती है। मोती पहनने से आपकी रूपरेखा बदल जाती है। तो ये आपके इतिहास ग्रंथ हैं कुछ जो हमने लिखे हैं। आगे नेक्स्ट इसी के ऊपर ही हैं जो बाकी रह गए हमारे। आगे देखिए, हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट कौन से हैं। 9 कर लिए थे पहले। 10वां है सूर्यकांत शास्त्री का लिखा हुआ है, कौन सा है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा था हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। शास्त्री लोग क्या करते हैं, विवेचन करते हैं। विवेचन मतलब मंत्रों का उच्चारण और विवेचन, उनको परख के जांच के फिर ही मंत्रों को उच्चारित करते हैं। ठीक है, तो सूर्यकांत शास्त्री का विवेचनात्मक इतिहास लिखा हुआ है। डॉक्टर बच्चन सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के अंदर गारंटेड होता है क्वेश्चन आने का कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा था। तो डॉक्टर बच्चन सिंह का लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब आपको पता है कि अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में 2 बच्चन काफ़ी फेमस हैं, एक तो अमिताभ बच्चन और एक उनके बेटे अभिषेक बच्चन। ठीक है, तो अगर हम साहित्य की बात करें, साहित्य में भी 2 बच्चन ज़्यादा फेमस रहे हैं, एक हरिवंश राय बच्चन और एक बॉलीवुड की जो एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, वो भी, उनका पोइट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है। तो यानी कि 2 बच्चन हमेशा फेमस रहे हैं। तो उनके कौन सा लिखा हुआ है, दो मतलब दूसरा, तो दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का लिखा हुआ है, ये याद रखना। राहुल सांस्कृत्यायन का हिंदी काव्य धारा लिखा हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी काव्य धारा, राहुल सांस्कृत्यायन, राहुल ने संस्कृत की काव्य धारा चलाई थी, ऐसे याद कर सकते हो इसको। प्रभाकर माचवे, हिंदी साहित्य की कहानी। प्रभाकर माचवे, प्रभाकर से एक नाम बना लेना, प्रतिभा या प्रभा। प्रभा का मतलब होता है कि आप में कितनी को तेजस्विता है, यानी कि कितनी को आप में प्रखरता है। अगर आप में किसी चीज़ को लेकर कुछ भी उत्साह होगा करने का तो ही आप उस चीज़ को कर पाओगे। तो प्रभाकर का मतलब भी यही होता है। तो कहानी लिखने की प्रतिभा किसके पास थी, प्रभाकर के पास थी, और उसकी वजह से लोग उनसे क्या थे, मचते थे। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं ना मचना, पंजाबी में कहते हैं मचना रीस कर, सड़ना रीस कर। तो मचते थे मतलब उनके कहानी लिखने की कला सबसे अलग थी। नामवर सिंह ने लिखी है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। जिनकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे लिए, और जिनकी नहीं बताऊँगा वो आप छोड़ भी सकते हो। नंद दुलारे वाजपेयी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनकी लिखी हुई है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा था नंद दुलारे वाजपेयी ने। मैंने कुछ शॉर्टकट्स लिखे हैं, जैसे कि साहित्य हैं, इतिहास हैं। आपने अपनी कॉपी में ऐसे नहीं लिखना है, अपना पूरा नाम लिखना है इसको लेकर। तो आपको पता होगा नंद के दुलारे कौन थे, श्री कृष्ण थे,
और उनका बाल रूप सभी को बहुत पसंद था, खास करके सूरदास जी को। सूरदास ने बाल रूप का सबसे ज़्यादा वर्णन किया था, जो कि उनके संक्षिप्त होने का वर्णन था। तो संक्षिप्त इतिहास नंद दुलारी वाजपेयी। क्लियर। आगे का लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, हिंदी साहित्य का। आगे से आगे, अ से आधुनिक इतिहास, ऐसे भी याद कर सकते हो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका लिखा हुआ है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का लिखा हुआ है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। इसके बाद में आते हैं मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी का लिखा हुआ यह ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है। मोहन अवस्थी ने लिखा है हिंदी साहित्य का अध्यतन इतिहास। आपको अध्यतन का मीनिंग बताना है मुझे कि इसका अर्थ क्या है। क्लियर। कुछ चीज़ें बताया करूँगा कि जिनके आपको मीनिंग बताने होंगे। मोहन अवस्थी ने लिखा है अध्यतन इतिहास। इनका एक ना ट्रिक बना लेना, अवस्थी में भी अ आता है, अध्यतन इतिहास ग्रंथ के नाम भी अ है, और इन्होंने जब आदिकाल का नामकरण करेंगे तो नामकरण में भी अ से ही शुरुआत होती है। आधार काल नाम दिया होगा मोहन अवस्थी का, तो वो हमें भी अ आएगा। अ 3 बार आता है मोहन अवस्थी में, ठीक है, तो वो आपको याद हो जाएगा। राम खिलावन पांडे का लिखा हुआ हिंदी साहित्य का नया इतिहास। इसके बाद में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी पुरानी हिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये, बहुत ज़्यादा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पुरानी हिंदी। गुलेरी से एक नाम बना लेना, गुलेल कि चंद्रधर जी गुलेल से खेलते थे। किस समय में? क्योंकि गुलेल से आजकल बच्चे नहीं खेलते हैं, आपको पता होगा गुलेल क्या होती है, लकड़ी की एक वाई सी बना के इस प्रकार की सी गुलेल होती थी, इसमें धागा पिरो के यहाँ से बट्टा मारते थे हम, वो वाली। तो गुलेल से खेलते थे पुराने समय के अंदर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन सी लिखी? पुरानी हिंदी। पुरानी से पुराना गुलेल, ये याद कर सकते हो। 21वें नंबर पे वियोगी हरि ने लिखी है ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार, आपको पता है ब्रज में सबसे ज़्यादा कौन फेमस था? हरि। ब्रज में सबसे ज़्यादा कौन फेमस है? हरि, मतलब श्री कृष्ण, और वो वियोगी हो गए थे। ठीक है, ऐसे बना सकते हो आप उसको, माधुरी के वियोग के कारण वो वियोगी हो गए थे। गौरी शंकर द्विवेदी का लिखा हुआ सुकवि सरोज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुलसीदास के जन्म के बारे में सबसे पहले जो वर्णन था, 16 जिलों के एक ही 16 क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था, वो इसी में ही जिक्र मिलता है हमें। इंद्रनाथ मदान ने, ये भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इंद्रनाथ मदान का लिखा हुआ है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। इंद्रनाथ मदान ने लिखा है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। अब इंद्रनाथ कौन थे? इंद्र आपको पता है, इंद्र भगवान स्वर्गलोक के देवता हैं, परंतु वो क्या हो गए थे? मॉडर्न हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इंद्र जो थे वो क्या थे? मॉडर्न हो गए थे, तो उन्होंने कौन सा लिखा? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सुमन राजे का, डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। काफ़ी बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे का लिखा हुआ है। अब क्या करना है कि सुमन लड़की थी जो कि आधी डॉक्टर थी और आधी राजा थी, वो मतलब आधी डॉक्टर और आधी राजा, तो आधा इतिहास हो गया। क्लियर, याद हो जाएगा आसानी से। श्याम सुंदर दास का लिखा हुआ है हिंदी भाषा और उसका साहित्य। ये अभी मैंने पीछे आपको कराया था कि शुक्ल जी ने इससे अपना सहायक पुस्तक माना है। नागरी प्रचारणी सभा, फिर से आती है नागरी प्रचारणी सभा का एक लिखा हुआ है, ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का वरहित इतिहास। वरहित होता है बड़ा, हिंदी साहित्य का बड़ा इतिहास। ये बहुत बड़ा इतिहास था, क्योंकि इसके अंदर कितने ग्रंथ थे? 18 खंड थे इसके अंदर। पूरा का पूरा जो ग्रंथ था वो 18 खंडों में विभाजित था। उसके 6वें भाग का प्रकाशन डॉक्टर नगेंद्र ने करवाया था। वो काफ़ी तथ्य हैं उसके अंदर, वो जरूरी नहीं है, बस इतना याद रख लेना। वरहित इतिहास के नाम से किसने लिखा? नागरी प्रचारणी सभा ने, और इसमें 18 खंड हैं, ये पूछ सकते हैं। अब 2-3 और हैं जो कि लास्ट के अंदर बात करने वाला हूँ मैं, कौन से हैं? 27वें नंबर पे देखिए, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये एडविन ग्रिप्स का लिखा हुआ है, एडविन ग्रिप्स। और ए हिस्ट्री, 2 नाम हैं, बाकी सेम ही है, स्केच और हिस्ट्री। और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK का लिखा हुआ है। ये बस 2 पुस्तकें आपको एग्ज़ाम के अंदर ये भी पूछ लेते हैं। तो यह भी क्या है? इतिहास ग्रंथ थी हमारे हिंदी को लेकर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स का लिखा हुआ है, और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK का लिखा हुआ है। तो ये टोटल हमारे इतिहास ग्रंथ थे जो हमने चर्चा की है।
कुछ की डिटेल की है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बाकियों के नाम हमने लिखे हैं क्योंकि उनके नाम ही एग्ज़ाम में पूछते हैं। इससे ज़्यादा कुछ बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। अगर आप कोई और बुक्स उठा के देखोगे तो उसमें से भरे पड़े हैं 150, 200, 300 भी भरे पड़े होंगे नाम इन ग्रंथों के, वो एग्ज़ाम में नहीं आते इतने। तो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैंने कईयों के ट्रिक्स भी करवाए हैं आपको, तो आप वो ज़रूर याद करिएगा क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। और आपको होप्स हो कि आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना समझोगे उतनी आसानी से चीज़ें याद होंगी। अगर आप सोचोगे कि रट्टे मार लेंगे, अब रट्टे मार मार के चीज़ों को याद कर लेंगे, तो वो चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें ऐसी आएंगी यहाँ पे हमें रट्टे भी मारना है, क्रैमिंग भी करनी पड़ती है। कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं यहाँ पे शॉर्टकट भी अपना लिया जाता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पे समझ के चलना पड़ता है। तो हर पहलू को हर तरीके से याद करने के स्टेप बाय स्टेप हम मेथड अपनाएंगे और बेस्ट वे जो रहेगा याद करने का, क्योंकि बैचेस जो हैं आपको पता है, मैंने आपसे पहले मेरी क्लासेस लगभग आपका जो मास्टर कैडर का ये बैच है मेरा 6वां बैच है। मैंने 100+ स्टूडेंट को यहाँ पे टीच कर चुका हूँ मास्टर कैडर के, और अनसेटिस्फाई कोई भी स्टूडेंट यहाँ से अभी तक नहीं गया है। हर बच्चा सेटिस्फाई होकर जाता है। और आप अगर जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ उस तरीके से आप चलोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा कि आपका पेपर क्रैक ना हो। तो होप्स हो कि आपका लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए साथ साथ। कोई भी अगर चीज़ ना समझ आए, समझने वाली वैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई हम मैथ के इसके ऊपर फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सीधी चीज़ है, हमें पढ़नी है, याद करनी है। अपने जितना टाइम दे सकते हो स्टडी को टाइम दो। बी सेफ, कीप हेल्दी, गुड लक, थैंक यू।